नमस्कार जय हिंद दोस्तों, द नेक्स्ट पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे आज डॉक्टर दिनेश खोसला जी से। ये बच्चों के डॉक्टर है रोहतक में। डॉक्टर साहब स्वागत आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, नमस्कार। सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए हमें। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और रोहतक में प्रैक्टिस में हूँ। और पहले मैं PGI-MS से मैंने MBBS और MD करी और मैं पिछले 41 वर्ष से बच्चों की चिकित्सा में रोहतक में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर जो ये थर्ड वेव आएगी कोरोना की, बच्चों वाली तीसरी लहर बता रहे हैं, ये क्या है? यह सचमुच आएगी या ऐसे ही कह रहे हैं? देखिए, थर्ड लहर आएगी ये तो सच है, और थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ भी आ सकती हैं। अच्छा जी। लेकिन इसको बच्चों वाली लहर कहना गलत है। बिल्कुल बच्चों का अलग से कोई इसमें बच्चों के लिए कोई बीमारी नहीं आएगी, वो सबके लिए आएगी। बीमारी सीरियस सिर्फ वही उसी प्रकार होगी जैसे सेकंड लहर में हुई, और बुज़ुर्गों को ज़्यादा होगी, डेथ रेट भी बुज़ुर्गों का ज़्यादा होगा। बच्चों में उतने ही परसेंट बच्चे एडमिट वो मतलब इफ़ेक्ट होंगे जितने परसेंट बच्चे सेकंड वेव में या फर्स्ट वेव में हुए थे, क्योंकि उनको सिम्टम नहीं होते तो बच्चों का पता भी नहीं लगेगा, वो एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को बिना लक्षण के कोरोना सेकंड वेव में हुआ, उनको 6 से 8 हफ्ते के बाद एक सिंड्रोम रिकॉग्नाइज किया हमने जिसको नाम है मिस सी। तो मिस सी जो सेकंड वेव वाले हैं वो बच्चे मिस सी में आएंगे, पर मिस सी जो है वो एक्टिव कोरोना इन्फेक्शन नहीं होता है, वो थर्ड वेव का नहीं होगा। वो सेकंड वेव के बच्चों को 8 महीने के बाद, 8 हफ्ते के बाद या 12 हफ्ते तक एक मिस सी सिंड्रोम होगा जो कि इन्फेक्टिव नहीं होता। अच्छा जी। और उसका इलाज भी संभव है। वो केवल 0.16 परसेंट बच्चों में आएगा, 0.16, 0.16% बच्चों में उसकी संभावना है। और उसके लिए ऐसे PPE किट या इन्फेक्शस वार्ड की ज़रूरत नहीं है, पर इंटेंसिव केयर ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर टोटल केस ऑफ कोरोना अगर कम थर्ड वेव में होंगे तो बच्चों के भी उसी अनुपात में कम होंगे। तो अलग से बच्चों वाली वेव नहीं है। अच्छा नहीं है। कह तो ये रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए आएगी, क्योंकि पहली लहर बूढ़ों के लिए आई थी, फिर आई थी जवानों के लिए, अब बच्चों के लिए। देखिए, इस हमारे देश में ये सारी खबरें, अफवाहें, ये विज्ञान से बहुत आगे होके चलती हैं। तो ये जो साइंटिफिक बात कहने वाले लोग हैं वो कम हैं। बाकी सब देशों में देखिए जो ये लहर आएगी, कितनी आएगी, ये एक एपिडेमियोलॉजी का विषय होता है। जो ऐसे इन्फेक्शस डिजीज़ का सारा प्रचलन, वो एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स जो होते हैं वो उसको स्टडी करते हैं। हमारे देश का, उसको CDC कहते हैं, देश का सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, वो दिल्ली में स्थित है। उसके नीचे इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी आते हैं, जिनको कि ये आंकड़े सही पता होते हैं। अच्छा जी। अब हम जो भी बता रहे हैं वो हमें जो पब्लिक स्पेस में जो आंकड़े मिल रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो सबके सामने उन्मुख हैं आंकड़े, उनके ऊपर आधार रख के हम सब डॉक्टर लोग बात कर रहे हैं। तो हमारा सबका कहना यही है कि उन डॉक्टरों को आगे लाया जाए जो कि इस विषय के विशेषज्ञ हैं, तो आपको इस बात का अच्छा पता लग सकेगा। लेकिन अगर सारे पब्लिक अपनी जिम्मेवारी समझ के मास्क लगाएंगे, भीड़ नहीं करेंगे, तो थर्ड वेव बिल्कुल ना आए, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा जी। क्योंकि अगर हम प्रिवेंटिव तरीका लेंगे, क्योंकि इसमें इन बीमारियों में जो ये संक्रामक रोग हैं, इनमें ये सिंपल बात होती है कि इनको बढ़ने से रोका जा सकता है। इनको प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाला सिस्टम लागू होता है। बिल्कुल। तो मतलब इस फर्ज करो डेल्टा स्ट्रेन आया है या डेल्टा प्लस स्ट्रेन कहते हैं नया आ गया, उनमें से कोई भी स्ट्रेन मास्क के अंदर नहीं जा सकता। और अभी कोई भी स्ट्रेन ऐसा नहीं है जो बीच में कोई और जानवर हो। जैसे कई बीमारियां होती हैं वो सूअर के थ्रू होती हैं, मच्छर के थ्रू होती हैं, तो इनमें कोई और जानवर नहीं है बीच में, आदमी से आदमी में जानी है। इस करके ये मनुष्य के कंट्रोल में है कि वो अपने से दूसरे मानव को ना जाने दे या दूसरे मानव से अपने को ना आने दे। अगर बीच में कोई तीसरा वेक्टर होता तो फिर हम कहते मुश्किल है, उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे बर्ड फ्लू आता है
उसमें बर्ड एक तीसरा वेक्टर आ जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि पक्षी से आ जाता है, ऐसे स्वाइन फ्लू आता है वो सूअर से आ जाता है। इसमें ऐसे बीच बीच में मध्यस्थ तीसरा बंदा कोई नहीं है। तो मानव जाति अगर अपना बचाव करना चाहे तो बचाव के दो ही तरीके हैं, मास्किंग करें, भीड़ ना करें, और वैक्सीन जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी उपलब्ध हो, जैसे उपलब्ध हो, सेकंड डोज की परवाह ना करें, फर्स्ट डोज जितनों को लगता हो, जौन सी ब्रांड का अभी फिलहाल लग जाए सब लगवाएं। तो जो बच्चों के लिए बता रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है, क्या कारण है और क्यों बोल रहे हैं फिर? हम तो बता ही नहीं रहे, हम तो ये बात कह ही नहीं रहे। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुलेरिया सब ने इतनी बारी कह लिया कि अलग से बच्चों के लिए कोई खतरा नहीं है। जो सब कॉमन आएगी सब हाँ, में। थर्ड वेव में जो बच्चे सेकंड वेव के उनको जिनको मिस सी होगा उनको थर्ड वेव का काउंटर नहीं करना है। वो सेकंड वेव का एक साइड इफेक्ट है जो 0.16% बच्चों में होने की संभावना है। वो एक इम्यून रिएक्शन होता है अजीब सा, जिसमें सारे ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं। उनमें उस समय कोरोना वायरस नहीं होता उन बच्चों में। अच्छा जी। अच्छा सर, ये बच्चों का इंजेक्शन कब तक आने की उम्मीद है कोरोना का टीका? इस सवाल का जवाब भी, क्योंकि बच्चों में ऐसे होता है जब भी कोई दवा नहीं आती है तो वो पहले एडल्ट्स में टेस्टेड करते हैं, फिर उसको बच्चों में ये आ जाता है कि बहुत सारे एज ग्रुप में अलग अलग टेस्टिंग करनी है। 1 से 5 साल की अलग टेस्टिंग करनी है, उनको अलग सर्टिफिकेशन मिलेगी सेफ्टी की और एफिकेसी की। 5 साल से 12 साल तक की अलग टेस्टिंग होगी, 12 से 18 तक की अलग टेस्टिंग होगी। तो क्योंकि अभी इमरजेंसी अप्रूवल ऑफ उनका समाधान चल रहा है, जब तक एपिडेमिक एक्ट लागू है तो हम वो नॉर्मल प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे। और ये बड़ी कामयाबी की बात है भारत के लिए कि हमने भी अपना वैक्सीन एक खुद का बना लिया 1.5 साल के टाइम में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसमें टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल है कि हमें जैसे पहले जानवरों पे परीक्षण करना पड़ता था, ऐसे अब हमको नहीं, हम आर्टिफिशियल सेल लाइन्स बना लेते हैं लेबोरेटरी में, ह्यूमन सेल कल्चर करके उनके ऊपर कई सारे ट्रायल सेफ्टी के और डोजिंग के, और बच्चों के लिए डोज इतनी ही लगानी है, 0.5 ml के 0.25 लगेगी। ये सारे ट्रायल कंप्लीट होकर सेफ्टी और वो आने के बाद ही बच्चों की वैक्सीन को अप्रूव होना चाहिए। बच्चों की नई वैक्सीन नहीं आएगी। हाँ, एक नेजल स्प्रे वैक्सीन एक कंपनी ट्राई कर रही है। अगर नेजल स्प्रे आ जाए तो उसमें ये होगा कि वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि टीका लगाना जरूरी नहीं है, आप मरीज को खुद दे दो, वो खुद दवाई ले सकता है। तो हम ऐसी कोई ओरल कैप्सूल आ जाए, या जैसे पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पोलियो अभियान सफल ही तब हुआ क्योंकि देने की दवाई ओरल थी, मेडिसिन 2 बूंद डालनी थी बच्चे के, इंजेक्शन उसके साथ स्टाफ की रिक्वायरमेंट वो नहीं थी, तो कम क्वालिफाइड स्टाफ भी दे सकता है। तो शायद हो सकता है तब 2-3 महीने में, 6 महीने में वो नेजल वैक्सीन भी आ जाए। पर बच्चों को, क्योंकि यूजली जो एडल्ट्स बाहर जाते हैं उनके परिवार के सारे एडल्ट्स अगर प्रोटेक्ट हो जाएंगे और बाहर जाएंगे तो मास्किंग करेंगे, घर आके नहा लेंगे, कपड़े बदल लेंगे, कुछ अपना वो बचाव कर लेंगे, और एक वैक्सीन की डोज भी लगी तो बच्चों को ट्रांसमिट नहीं होगी। कब तक की उम्मीद करें सर, तीसरी लहर कब तक आ सकती है? नहीं पता, नहीं पता। इसके बारे में जो भी बात कोई कह रहा है, जब तक आप उन डॉक्टरों को नहीं पकड़ते जो एपिडेमियोलॉजी के डॉक्टर हैं, एपिडेमियोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जब तक आप सीडीसी के किसी डॉक्टर को इंटरव्यू नहीं करते, मैं उस अफवाह को और हवा नहीं देना चाहता अपनी तरफ से। अच्छा जी। असली बात है कि बिल्कुल ना आए, अगर हम प्रिवेंशन कर लें, अगर 50% पॉपुलेशन को 3 महीने में 60% पॉपुलेशन को टीकाकरण हो जाए, और कुछ को हमने जो साइलेंट इन्फेक्शन होकर वैसे इम्यूनिटी बढ़ गई है, क्योंकि अभी सीरो सर्वे किया है दिल्ली में एक टीम ने, तो उन्होंने कई जगह तो पाया कि 80% लोगों में एंटीबॉडी बन चुकी हैं। उनमें हल्की सी इन्फेक्शन गई और एंटीबॉडीज बन गई, बीमारी उनको हुई ही नहीं। सो इस प्रकार से जब तक वो सीरो सर्वे के ज़्यादा रिजल्ट ना आ जाएं, तो अगर 80% लोगों में एंटीबॉडी बन गई तो वी कैन रियली एज्यूम के थर्ड वेव बहुत छोटी होनी चाहिए। मतलब कहने की बात, अगर हरियाणा की भाषा में कहूँ तो जब तक न्योता नहीं देंगे तो थर्ड वेव नहीं आएगी। अगर हम मास्क उतार के और भीड़ बना के न्योता देंगे तो आनी है, फिर तो आएगी। बिल्कुल सही बात। लेकिन बच्चों की परसेंटेज उसमें एक्स्ट्रा नहीं होगी, बच्चों की परसेंटेज उतनी ही रहेगी जितनी सेकंड वेव में थी। अच्छा जी, ठीक है। तो मेरा अपना ये मानना है
कि अभी मंदिर मस्जिद नहीं खुलने चाहिए थे, धर्मस्थल नहीं खुलने चाहिए थे, पॉलिटिकल रैलीज नहीं होनी चाहिए, उन पे ऑफिशियली बैन लगना चाहिए एपिडेमिक के संदर्भ में, जब तक हमारा बिल्कुल ज़ीरो नहीं आया। अभी तो उतना नंबर गया है जितना पहली वेव का पीक था ऑलमोस्ट, वहाँ तक पहुँचे हैं, तो इतने फ्री हो गए हैं। तो जो अननेसेसरी भीड़ लगाने वाली जगह है जिनके बिना गुजारा चल जाता है, हिंदू सारे वो नहीं लगानी अपने घर में प्रार्थना कर सकते हैं, अपने घर में प्रभु, तो उनको ऐसे इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक एपिडेमियोलॉजिस्ट ने ये सलाह दी है कि मैरिजेस जो 50 लोग भी इकट्ठे हों वो क्लोज बैंक्वेट हॉल में ना हो, बंद बैंक्वेट हॉल में ना इकट्ठे बड़े वाल बड़ा साइज ओपन लॉन्स में हो। बिल्कुल। तो फंक्शन वगैरह जो करने भी हैं बजमूरीज में, तो वो ओपन हॉल्स में करें। सर तीसरी लहर में सरकार ने और प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने क्या तैयारी कर रखी है आने की? प्राइवेट हॉस्पिटल के रोहतक में, जैसे अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो बाल रोग विभाग के बंदों ने बहुत अच्छी कई बेड रिजर्व हो गए हैं, क्योंकि बच्चों में तैयारियां ये करनी होती हैं कि बच्चों में, जैसे बड़ों में तो एक ही साइज की मास्क है, बिल्कुल, बच्चों में कई साइज, वही उपकरण कई साइज का उपलब्ध कराना बिल्कुल ये जरूरी होता है। नवजात शिशु है तो उसके लिए एक बेड नहीं 1.5 बेड का व्यवस्था होगी, अच्छा जी, ताकि माँ और बच्चे को साथ रखा जा सके। बिल्कुल। वो ये नहीं कर सकते कि नवजात शिशु, अगर मदर को कोविड है, उसने जन्म दिया एक बच्चे को, तो मदर को तो एक वार्ड में कर दो, बच्चे को 2 किलोमीटर दूर नहीं। वो पॉलिसी गवर्नमेंट की और WHO की आ चुकी है कि बच्चे को स्तनपान भी कराना है और बच्चे को अगर माँ को साथ रखना है, बच्चा माँ मास्क लगा के बच्चे को स्तनपान कराएगी। अगर बच्चे को सेपरेट कर दें और ऊपर के दूध पर डाल दें तो उसके मरने की संभावना कोविड से भी ज़्यादा है। तो गर्भ के थ्रू बच्चे को कोविड नहीं ट्रांसमिट होता। तो अलग तैयारियां यही हैं कि अलग अलग तरीके से सामान। देखिए इसमें कोविड में बड़ी सिंपल सी बात है, 98% बच्चे तो घर में आंगनवाड़ी वर्कर भी ठीक कर सकती है। बिल्कुल जी। तो या तो वो बच्चे हैं जिनको सिर्फ 20 रुपए का इलाज चाहिएगा और सिंपल हेल्थ केयर वर्कर, ANM, आंगनवाड़ी वर्कर, ये सारे उनको ठीक कर लेंगे। उसके बाद जो थोड़े बच्चे सीरियस होंगे उनको फिर वो ICU और सुपर ICU चाहिए बस। फिर उनको बस छोटे ICU भी, टेम्परेरी ICU भी काम नहीं चलता। तो उसमें उस ICU केयर में बहुत थोड़े डॉक्टर हैं जिनके पर, आप भगवान का शुक्र है कि हमारे शहर में अब कई प्राइवेट अस्पताल भी ऐसे हैं जो कि बड़ी अच्छी ICU, पीडियाट्रिक ICU, नियोनेटल ICU, नवजात शिशु की सुविधाएं देते हैं। और PGI में भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग और शिक्षा प्राप्त किए हुए नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, 2 या 3 हैं जो कि एक्सट्रीम केयर कर सकते हैं। उसमें उतने परसेंटेज बच्चों में थोड़ी केयर करके नहीं बचेगा। फिर वो उनके लिए फिर सीधा वो 50,000 रुपये रोज़ वाला ही खर्चा है, चाहे वो सरकार सब्सिडाइज करके दे, सरकार को भी वो 50,000 रुपये में पड़ेगा रोज़ का। अच्छा। अगर वो फ्री देगी तो एक्सचेकर को, मतलब गवर्नमेंट एक्सचेकर को वो उतना ही खर्चा पड़ेगा जितना आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर में लगता है कि उसने चार्ज किया, वो फिर कम नहीं। फिर उससे 98% बच्चों के लिए ये इंतजाम है, घर में ही ठीक हो जाएंगे वो। 90% एट होम ट्रीटमेंट में फर्स्ट क्लास ठीक रहेंगे। अभी भी हम पहली वेव में भी, सेकंड वेव में भी कई बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको हम लगता है कि ये कोरोना के सिम्टम हो सकते हैं, वो 2-3 दिन बीमार होकर ठीक हो जाते हैं। बच्चों में एक पर्टिकुलर वजह है कि उनको ये बीमारी ठीक ज़्यादा क्यों नहीं, सीरियस बीमारी कम क्यों होती है। एक हमारी बॉडी में ACE रिसेप्टर्स होते हैं, ACE2 रिसेप्टर्स, जो कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। अच्छा जी। तो वो लंग्स, बच्चों में वो रिसेप्टर डेवलप नहीं होते, स्पेशली 8 साल तक, पहले 8 साल तक। तो इस करके ये जो एंटीबॉडी का एंटीजन कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होता है इसका, वो बच्चों में ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होती नहीं, क्योंकि वो रिसेप्टर जिनसे कि एकदम ये सीरियस बीमारी होती है वो रिसेप्टर नहीं होते। बच्चों में एक मोटा फर्क है, जो बच्चों में जो भी सीरियस बीमारी होगी उसमें हार्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। डेथ रेट जो होता है मायोसाइटिस या मायोकार्डाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी लहर में ऑक्सीजन की बड़ी मारामारी थी, तो तीसरी लहर में क्या लगता है कौन सी चीज़? बड़ों में तो वही चीज़ें जरूरत होगी। देखिए आप तीसरी लहर का कोशिश ये करनी चाहिए कि उससे बच लिया जाए। दुनिया की कोई सरकार, कोई ऐसा नहीं जो 130 करोड़ लोगों का इंतजाम कर सके। बिल्कुल। मतलब जब हमने सेकंड लेयर में देखा कि अमेरिका जैसे देश में तो मॉर्टेलिटी, मतलब मृत्यु दर इतनी थी, बड़े बड़े विकसित देशों में कहाँ लोगों को बचा पाए, चाइना खुद कहाँ बचा पाया, उसके आंकड़े नहीं पता तो ये थोड़ा कि वहाँ लोग मरे नहीं। देखा हमने इलेक्ट्रिकल क्रेमेटोरियम में रोज 10-10 उनको जलाते,
द क्वेश्चन इज कि हमको तो हिंदुस्तानियों को बचाव करके ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए, लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, ये मास्क लगाने को मजाक नहीं बनाना चाहिए, इसका कष्ट नहीं मानना चाहिए, खुद सेफ्टी रखनी चाहिए। खुद सेफ्टी रखनी चाहिए। अगर कर सकते हैं तो ये करना चाहिए कि कॉटन के 3 लेयर के मास्क घर में बना लें, ताकि रोज़ इस्तेमाल करें, रोज़ धो लें। क्योंकि ये यूज़ एंड थ्रो की कल्चर भारत में नहीं पुगाई जा सकती। मतलब पहले जब जापानी कल्चर ये आई थी कि यूज़ करो पेन थ्रो कर दो, तो लोगों को बड़ी असमंजस होता था हिंदुस्तानी में कि ये क्या हुआ कि चीज़ को दोबारा यूज़ ही नहीं कर सकते। तो गरीब आदमी मास्क क्यों नहीं लगाते? एक तो ये कि ये जो N95 मास्क है, प्लास इसका सिंथेटिक मटेरियल है, जो जून में जुलाई में गर्मी में हम सपोर्ट ही नहीं सकते, इसको हमसे सही नहीं जा सकती। तो हमें अपने आबो हवा के हिसाब से कहना चाहिए ना लोगों को। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसी विधि बताएं कि लोग कर सकें उसको। तो हर प्रति व्यक्ति 2-2 कॉटन की मास्क, घर के कोने कोने में दर्जी बैठे होते हैं, लेडीज़ घर में दर्जी का काम करती हैं, उनसे सिलवा के, और मास्क लगाने पे बहुत बस कुताही ना बरतें। कभी किसी ने साफा लपेट लिया, कोई जरा सी पतली सी चुन्नी रख ली, नहीं, ऐसा नहीं करना। देखिए जो वैक्सीनेशन है जो हम बच्चों को लगाते हैं रेगुलर, पोलियो, DPT टीके, अगर आप हमारा कार्ड देखें उस पर लिखा हुआ है 30 मिनट क्लिनिक में रुकें। ये आधे घंटे का समय सारी वैक्सीनेशन जो होती है, ऐसे उसमें लिखा ये वार्निंग है, इसमें भी वही वार्निंग है कि 30 मिनट रुकें। हमने नीचे वार्निंग लिखी है अपने कार्ड में बच्चों को जो लगाते हैं कि कोई भी टीका कभी भी प्रतिकूल प्रभाव कर सकता है, कृपया टीका लगवा के 30 मिनट क्लिनिक में रुकें। जी। और उस साइड इफेक्ट को रोकने के लिए हम एक एड्रेनलिन की सिरिंज, ऐसे दवाई जो होती है इमरजेंसी की, वो तैयार रखते हैं जब हम वैक्सीनेशन करते हैं, बिल्कुल हैंडी तैयार होती है एड्रेनलिन, ताकि रिएक्शन हो तो लगा सकें। इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन, क्योंकि इसमें जीवित सामग्री तो है ना वैक्सीन में, जो वही उसी बीमारी के जर्म हैं जिनको वीक कर दिया गया है। तो वो इसके अंदर साथ में इतने सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, कई प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कई मेटल्स होती हैं, तो उनसे किसी से भी वो प्रभाव हो सकता है। इस वैक्सीन का जो बाकी टीकाकरण करते हैं उससे ज़्यादा अलग प्रभाव नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज कि उन वैक्सीन को हम 10-10 साल तक टेस्ट करके बच्चों को लगाने लगे, इनका एमरजेंसी यूज़ हो गया। अब जो वैक्सीन लॉबी है उसमें व्यापारीकरण का भी प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। तो कुछ उन्होंने बातें गड़बड़ कर दी, कभी किसी ने कहा मेरी बढ़िया है, कभी किसी ने कहा मेरी बढ़िया है। आज इमरजेंसी के लिए एक बारी कोरोना को तोड़ने के लिए हमको सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए।